जब जापानियों ने देखा तो उन्होंने पुष्पा भाव को उल्टा टांग दिया था। लेकिन जैसे तैसे पुष्पा भाव ने अपने हाथ छुड़ाए और इन जापानियों से फाइट करने लगे। मालूम चलता है कि दरअसल इन लोगों ने लाल चंदन की लकड़ियां तो अपने पास रखीं, लेकिन कई दिनों से पेमेंट नहीं कर रहे थे, जिस वजह से पुष्पा भाव को ही वहां आना पड़ा। पुष्पा पूरी तरह से राज कर रहा था, लेकिन उसके बहुत सारे दुश्मन भी हैं। उनमें से सबसे बड़ा दुश्मन है भंवर सिंह शेखावत, जो कि आईपीएस है। फिल्म के पहले भाग में पुष्पा ने शेखावत को नंगा दौड़ाया था। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए शेखावत कुछ भी कर सकता है, इसलिए वह एक प्लान बनाता है। जब पुष्पा के लड़के जंगल में जाकर लाल चंदन की लकड़ियों को काटने जाते हैं तो वहां पर भंवर सिंह शेखावत भी मजदूर के रूप में उनके साथ मिल जाता है। और जैसे ही वह वहां पहुंचता है वह सभी को प्लान बनाकर अरेस्ट कर लेता है, क्योंकि लाल चंदन की तस्करी में हमेशा पुष्पा बच जाता था। उनके पास कोई सबूत नहीं होते थे। शेखावत इन मजदूरों को बुरी तरह मारता है और सभी 230 मजदूरों को जेल में डाल देता है। इसके बाद एंट्री होती है पुष्पा भाव की। वह पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन वहां शेखावत मौजूद नहीं था। कुछ इंस्पेक्टर वहां थे। यहां पर पुष्पा भाव सारे मजदूरों को लेने के लिए नहीं आए थे, बल्कि सिर्फ सीनू को लेने के लिए आए थे, क्योंकि आज उसकी साथी है। जब पुष्पा सीनू को ले जाने लगे तो उन्होंने देखा कि सीनू के ऊपर बहुत सारे चोट के निशान हैं। जब उसने अपने सारे मजदूरों को चोटिल अवस्था में देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया। इसलिए वह वहां से इन सभी को लेकर जाने का फैसला करता है। यह देखकर इंस्पेक्टर और बाकी पुलिस वाले कहते हैं कि अगर आप इन सभी लोगों को लेकर चले जाएंगे तो हमारी नौकरी भी चली जाएगी। यह सुनकर पुष्पा बाबू उनसे कहता है कि आज से तुम्हारे रिटायरमेंट तक जितना भी पैसा तुम जोड़ने वाले हो वह देगा। मतलब कि आज तुम्हारा रिटायरमेंट हो रहा है। पुष्पा उन सभी पुलिस वालों को रिटायरमेंट पर भेज देता है और अपने मजदूरों को साथ ले जाता है। अगले दिन श्रीवल्ली मंदिर में पूजा के लिए गहने और मुकुट लेकर जाती है। उसी मंदिर में पुष्पा का सौतेला भाई मुरली भी मौजूद होता है। मुरली श्रीवल्ली से कहता है कि पूजा तो करवा लोगी, लेकिन क्या तुम्हारे पास खुद का गोत्र है, खुद का सरनेम है? मुरली हमेशा श्रीवल्ली को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। हालांकि मुरली की बेटी कावेरी श्रीवल्ली को पसंद करती है और उनके साथ रिश्ता निभाना चाहती है। वह श्रीवल्ली को चाची बुलाती है, लेकिन मुरली कावेरी को श्रीवल्ली से बात करने से मना करता है। पुष्पा हमेशा श्रीवल्ली की बात मानता है। इसी बीच पुष्पा सिद्धप्पा के साथ मिलकर मुख्यमंत्री से मिलने वाला होता है। श्रीवल्ली पुष्पा से कहती है कि अगर तुम सीएम से मिलने जा रहे हो तो उनके साथ एक फोटो खिंचवा कर लाना, ताकि हम उसे फ्रेम करवा कर हॉल में लगाएं। पुष्पा अपनी पत्नी से यह वादा करता है। जब पुष्पा मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचा तो हालात कुछ और ही हो गए। भले ही पुष्पा सिंडिकेट की तरफ से सीएम को फंडिंग देता हो, लेकिन सीएम ने उसके साथ फोटो खिंचवाने से मना कर दिया। सीएम ने कहा कि जूती पैर में ही रहनी चाहिए, हाथ में नहीं। इसके साथ ही उन्होंने श्रीवल्ली के बारे में कुछ अपमानजनक बातें भी कहीं, जो पुष्पा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बाहर आने पर पुष्पा ने सिद्धप्पा से पूछा, अगर तुम सीएम होते तो क्या तुम भी मेरे साथ फोटो नहीं खिंचवाते? सिद्धप्पा ने कहा, मैं चाहे जो भी बन जाऊं, तेरे साथ फोटो जरूर खिंचवाऊंगा, क्योंकि तू मेरा भाई है। यह सुनकर पुष्पा ने सिद्धप्पा से कहा, तो फिर सीएम बनने की तैयारी कर लो। पुष्पा ने सीधे सवाल किया, सीएम बनने के लिए कितना पैसा लगेगा? सिद्धप्पा ने जवाब दिया, लगभग 100 करोड़ रुपए। पुष्पा ने कहा, मैं तुम्हें 500 करोड़ दूंगा, लेकिन सीएम तुम्हें ही बनना होगा। इसके बाद सिद्धप्पा पुष्पा के कहने पर केंद्रीय मंत्री से मिलने गया। केंद्रीय मंत्री के भाई से बातचीत के दौरान पुष्पा ने उनके पास 25 करोड़ रुपए का ऑफर भी भेजा। सिद्धप्पा ने कहा कि इतने पैसे खर्च करना ठीक नहीं है, क्योंकि हमें बचत करनी चाहिए। लेकिन पुष्पा ने अपनी योजना बताई। उसने कहा कि अब वह सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करेगा। पहले वह मुर्गन के जरिए डील करता था और 1 टन लाल चंदन की लकड़ी के बदले 1 करोड़ 50 लाख रुपए मिलते थे। लेकिन अगर वह इसे विदेश में डील करे तो 2 से 2.5 करोड़ रुपए प्रति टन तक मिल सकते हैं। प्लान के अनुसार पुष्पा तुरंत विदेश गया और वहां एक बड़े बिजनेसमैन से मुलाकात की। उसने 2000 कुंटल लाल चंदन की लकड़ियों की डील फाइनल की। इसके बाद पुष्पा ने अपने सिंडिकेट के सभी सदस्यों को सक्रिय कर दिया और कहा कि हर जगह से लाल चंदन की लकड़ियां जुटाई जाएं। जब यह योजना तेजी से आगे बढ़ रही थी, तब मंगल सीनू और उसकी पत्नी की एंट्री हुई।
उन्हें पता चल गया कि पुष्पा 2000 कुंटल लाल चंदन की लकड़ियां विदेश भिजवाने वाला है। इस जानकारी के बाद मंगल सीनू ने पुष्पा के खिलाफ चालें चलनी शुरू कर दी। मंगल सीनू और उसकी पत्नी ने भंवर सिंह शेखावत से मुलाकात की और उसे बताया कि पुष्पा जल्द ही 2000 कुंटल लाल चंदन विदेश भेजने वाला है। उन्होंने शेखावत से कहा कि वह इस काम को रोकने के लिए सिंडिकेट के सदस्यों को धमकाए ताकि वे डर जाएं और इस काम से पीछे हट जाएं। मंगल सीनू खुद सिंडिकेट का अध्यक्ष बनना चाहता था और यह मौका उसे पुष्पा को कमजोर करने के लिए सही लगा। भंवर सिंह ने फौरन कार्रवाई करते हुए सभी चेक पोस्ट पर नाकाबंदी करवा दी। एक चेक पोस्ट पर जब लाल चंदन से भरा ट्रक पहुंचा तो शेखावत ने बिना किसी दया के पूरे ट्रक को जला दिया। इसके अलावा जब एक सिंडिकेट सदस्य वहां पहुंचा तो शेखावत ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। मंगल सीनू ने केवल धमकाने की बात कही थी, लेकिन शेखावत ने कहा कि उसका डराने का तरीका अलग है। उसने सोचा कि अगर एक सदस्य मारा जाएगा तो बाकी भी तस्करी से डर जाएंगे। इस घटना के बाद मारे गए सदस्य की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। सभी सदस्य वहां मौजूद थे, लेकिन पुष्पा नहीं आया। इस मौके पर मंगल सीनू और कुछ अन्य लोग सिद्धप्पा से कहने लगे कि अगर पुष्पा और शेखावत के बीच तनाव यूं ही चलता रहा तो सिंडिकेट के अन्य सदस्य भी मारे जाएंगे। उन्होंने सुझाव दिया कि पुष्पा को सिंडिकेट के अध्यक्ष पद से हटा देना चाहिए। सिद्धप्पा को यह स्वीकार्य नहीं था। वह तुरंत भंवर सिंह के पास पहुंचा और रिश्वत के रूप में उसे 10 करोड़ रुपए देने की कोशिश की, लेकिन भंवर सिंह ने रिश्वत लेने से इनकार कर दिया और कहा, उसने मुझे उस रात नंगा दौड़ाया था, मैं उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। सिद्धप्पा ने पूछा, अगर वह सबके सामने तुमसे माफी मांग ले तो क्या तुम उसे माफ कर दोगे? भंवर सिंह ने यह सुनकर कहा, अगर ऐसा होता है तो एक पार्टी का इंतजाम करो, मैं सबके सामने उसे माफी मांगते हुए देखना चाहता हूँ। पार्टी के दिन सभी लोग इस बात के गवाह बनने के लिए जमा हुए कि क्या पुष्पा भंवर सिंह से माफी मांगेगा। अब तक कभी किसी के सामने नहीं झुका था, क्या वह आज झुकने वाला था? सिद्धप्पा, श्रीवल्ली और सिंडिकेट की भलाई के लिए सभी ने पुष्पा को माफी मांगने के लिए मनाया। पुष्पा शराब के नशे में था और आखिरकार उसने सबके सामने भंवर सिंह से माफी मांग ली। भंवर सिंह यह देखकर बहुत खुश हुआ और उसने माफी की आवाज रिकॉर्ड कर ली। वह बार बार इसे सुनकर खुश होता रहा। हालांकि जब पुष्पा पार्टी के बाद घर लौट रहा था तो उसे यह सब अजीब लग रहा था। पार्टी में मौजूद सभी लोग भी हैरान थे कि आखिर पुष्पा ने माफी कैसे मांग ली। पार्टी में भंवर सिंह से माफी मांगने के बाद पुष्पा को इतना बुरा लगा कि वह खुद को आईने में देखने से भी कतराने लगा। गुस्से से भरा हुआ वह अपनी कार घुमाता है और वापस पार्टी में पहुंचता है। वहां उसने भंवर सिंह की कार को जोरदार टक्कर मारी, जिससे भंवर सिंह सीधा स्विमिंग पूल में गिर गया। फिर पुष्पा उसी स्विमिंग पूल में पेशाब करता है। भंवर सिंह पूरी तरह से चकित रह गया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी पुष्पा उसे कहता है, पुष्पा एक ब्रांड है और वह किसी के सामने झुकता नहीं। इसके बाद पुष्पा भंवर सिंह को चुनौती देता है कि वह 2000 कुंटल लाल चंदन की लकड़ियां देश के बाहर भेज कर रहेगा। वह यह भी कहता है, अगर तेरे हाथ एक लकड़ी भी लग गई तो मैं जिंदगी भर मजदूरी करूंगा। भंवर सिंह यह चुनौती स्वीकार करता है और सभी चेक पोस्ट पूरी तरह से सील करवा देता है। लेकिन पुष्पा ने पहले ही रास्ता खोज लिया था। उसने नदी के सूखे तल का इस्तेमाल किया और लकड़ियों को वहां से ट्रकों में ले जाना शुरू किया। भंवर सिंह को जब इस बारे में पता चला तो उसने ट्रकों को पकड़ने की कोशिश की। अंत में भंवर सिंह एक ट्रक के सामने पहुंचकर उसे रोकता है और ट्रक पर फायरिंग शुरू कर देता है। इस दौरान कटलेट, जो पुष्पा का साथी है, तुरंत उसे कॉल करता है और सारी जानकारी देता है। पुष्पा यह सुनकर आदेश देता है कि सभी ड्राइवरों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि वह किसी की जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। कटलेट ड्राइवरों को सुरक्षित बाहर निकाल लेता है, लेकिन भंवर सिंह उन लकड़ियों से भरे ट्रकों को जब्त कर लेता है। इसके बाद मंगल सीनू और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने पुष्पा को मात दे दी है। मीडिया के सामने भंवर सिंह यह घोषणा करता है कि उसने पुष्पा के लाल चंदन की लकड़ियां पकड़ ली हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में भंवर सिंह को पता चलता है कि वे लकड़ियां लाल चंदन नहीं बल्कि सामान्य लकड़ियां थीं। यह सुनकर वह पूरी तरह से बेवकूफ बन जाता है। पुष्पा ने उसे फूल भेजकर उसका मजाक उड़ाया। भंवर सिंह गुस्से में कहता है, मैं अकेला ही फूल नहीं बना,
बल्कि मंगल सीनू और उसकी बीवी भी फूल बन गए हैं। इस तरह पुष्पा ने अपनी चालाकी से भंवर सिंह, मंगल सीनू और उसकी पत्नी को हरा दिया और अपनी योजना को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। पुष्पा अपने साहस और बेखौफ अंदाज के लिए मशहूर भंवर सिंह को चुनौती देते हुए कहता है, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं है, मैं वाइल्ड फायर हूं। इसके बाद वह ऐलान करता है कि वह जल्द ही लाल चंदन की लकड़ियों को बॉर्डर पार करवाएगा और भंवर सिंह से कहता है, अगर रोक सकते हो तो रोक लो। इसी दौरान पुष्पा और उसकी फैमिली माता काली के एक त्योहार में शामिल होने पहुंचती है। वहीं सिरिवल्ली को चक्कर आता है और पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। यह सुनकर पुष्पा बहुत भावुक हो जाता है और माता काली का रूप धारण करके जोरदार तांडव करता है। यह दृश्य इतना शानदार और भावनात्मक होता है कि दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है। सिरिवल्ली उससे पूछती है, तुम ये क्या कर रहे हो? इस पर पुष्पा कहता है कि उसकी इच्छा है कि उसे बेटी हो, क्योंकि बेटा हुआ तो उसे अपने सरनेम का बोझ देना पड़ेगा, लेकिन बेटी किसी और घर में जाकर अपनी नई पहचान बना लेगी। त्योहार के दौरान कुछ लोग पुष्पा की भतीजी के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। इसे देखकर पुष्पा गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उन लोगों के साथ लड़ाई शुरू कर देता है। सिरिवल्ली भी इन घटनाओं से आहत होकर गुस्से में उन बदमाशों को खूब फटकार लगाती है। बाद में मुरली ने उन लोगों को सजा दिलवाई जिन्होंने बदतमीजी की थी। दूसरी ओर मंगल सीनू, उसकी पत्नी और भंवर सिंह मुख्यमंत्री से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि अगर पुष्पा की लाल चंदन की लकड़ियां बॉर्डर पार चली गईं तो 2000 से 5000 करोड़ की फंडिंग से मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। यह सुनकर मुख्यमंत्री तुरंत आदेश देता है कि किसी भी हाल में उन लकड़ियों को बॉर्डर पार जाने से रोका जाए। प्लान के मुताबिक लकड़ियां रामेश्वरम के रास्ते श्रीलंका भेजी जानी थीं, क्योंकि रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी है। भंवर सिंह सीधा रामेश्वरम पहुंचता है, जहां से आंदम भिड़ंत का मंच तैयार होता है। आगे की कहानी में यह देखना दिलचस्प होगा कि पुष्पा अपनी चालाकी से इस चुनौती का सामना कैसे करता है और क्या वह अपनी योजना को सफलतापूर्वक अंजाम दे पाता है। पुष्पा के सामने एक और चुनौती आती है जब उसकी भतीजी कावेरी का अपहरण हो जाता है। यह खबर मुरली की पत्नी पुष्पा तक पहुंचाती है और बताती है कि अपहरणकर्ताओं ने 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। धमकी दी जाती है कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो वे कावेरी को मार डालेंगे। पुष्पा पहले न्यूज चैनल के ऑफिस पहुंचता है और लाइव होकर जनता और अपहरणकर्ताओं को चेतावनी देता है। वह कहता है, अगर मेरी भतीजी कावेरी को कुछ हुआ तो मैं अपहरणकर्ताओं को नेस्तनाबूद कर दूंगा। उनके पास सिर्फ 1 घंटा है। अगर वे कावेरी को सुरक्षित छोड़ देते हैं तो मैं रहम कर सकता हूं। इस लाइव प्रसारण की खबर मुख्यमंत्री सिद्धप्पा और केंद्रीय मंत्री तक भी पहुंचती है। लेकिन इस दौरान पुष्पा को पता चलता है कि अपहरण करने वाले और कोई नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री के भाई का बेटा है। कहानी का मोड़। यह खुलासा पुष्पा के लिए निजी प्रतिशोध और सत्ता की लड़ाई का एक और बड़ा मोड़ बन जाता है। केंद्रीय मंत्री के परिवार की इस हरकत से पुष्पा के अंदर आक्रोश और बढ़ जाता है। आगे की घटनाओं में यह देखना होगा कि पुष्पा अपनी भतीजी को कैसे बचाता है और केंद्रीय मंत्री के परिवार को कैसे सबक सिखाता है। साथ ही क्या यह घटना पुष्पा और सिद्धप्पा के संबंधों पर कोई असर डालती है या पुष्पा की रणनीति से ही वह और मजबूत बनकर उभरता है। मतलब कि सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा, इसलिए यहाँ सेंट्रल मिनिस्टर सिद्धप्पा से पुष्पा के पास कॉल करवाता है। वो लोग पुष्पा से कहते हैं कि वो सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा है, इसलिए वो उसके साथ कुछ भी ना करे। हम उससे जल्द से जल्द कांटेक्ट कर लेंगे और वो कावेरी को छोड़ देगा। अगर वो उसके साथ कुछ कर भी दे तब भी तुम्हें कुछ नहीं करना है। लेकिन पुष्पा कहता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सेंट्रल मिनिस्टर भाड़ में जाए और सिद्धप्पा सीएम भाड़ में जाए, मुझे किसी से भी कोई भी लेना देना नहीं है। तो सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा 10 करोड़ रुपए पुष्पा से मांग रहा था और अकेले ही पुष्पा को उसके अड्डे पर बुला रहा था। पुष्पा मांग जाता है और हेलीकॉप्टर से वो वहां पहुंच भी जाता है। यहाँ पर पहुंचकर सबसे पहले तो वो शॉर्ट गन से फायर करता है, लेकिन बाद में मिनिस्टर का भतीजा पुष्पा से कहता है कि तेरी भतीजे के ऊपर भी गन पॉइंट है, इसलिए तुझे थोड़ा ठंडा रहना पड़ेगा। तो यहाँ पुष्पा उन्हें गन दे देता है और बाद में ये लोग पुष्पा को बुरी तरह से मारने लगते हैं। इन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि पुष्पा के हाथ बंधे रहने के बावजूद ये कमाल कर सकता है और सभी को पूरी तरह से मार भी सकता है। इसलिए इस बार वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते हैं।
इस बार वो उसके हाथ बांधते हैं, पैर भी बांधते हैं और फिर वो लोग कावेरी की इज्जत पर हाथ भी डालने लगते हैं। ये देखकर पुष्पा को बहुत ही तेज गुस्सा आया था और फिर वो उड़ उड़ कर इन्हें मुझसे काट काट कर बुरी तरह से मार डालने लगता है। दोस्तों, ये एक्शन सीक्वेंस बहुत ही कमाल के थे। पुष्पा टू अगर एक बहुत ही बड़ी सुपरहिट फिल्म होती है और अगर किसी से पूछा जाए कि आपको फिल्म में सबसे अच्छा क्या लगा, तो वो इसी फाइट एक्शन सीक्वेंस के बारे में बताएगा। ये सारे एक्शन सीक्वेंस रोंगटे खड़े कर देने वाले थे क्योंकि इन सारे एक्शन में इमोशन मौजूद थे। तो मिनिस्टर का भाई भी वहां पहुंच चुका था, तो पुष्पा ने मिनिस्टर के भाई समेत भतीज को भी मार डाला था। ये सारी बातें जब मिनिस्टर को मालूम चली तो वो तो पूरी तरह से पागल हो चुका था। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा जब अपने घर होता है तब उसके घर पर मुरली आता है। मुरली को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो पुष्पा और पूरी फैमिली से माफ़ी मांगने के लिए आया था। वो कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम चल गया है कि आप ही मेरी फैमिली हो। मैं सब यहाँ पर कावेरी का कार्ड देने के लिए आया हूँ क्योंकि उसकी शादी होने वाली है। और कावेरी ने मुझसे कहा है कि अगर पुष्पा भाव इस शादी में नहीं आते हैं तो मैं मंडप में नहीं बैठने वाली। तब सिरवल्ली यहाँ पर पुष्पा को बताती है कि सारे कार्ड पर माँ का नाम है और साथ ही तुम्हारा नाम भी है, वो भी। पिता समय ये देखकर पुष्पा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। उसके बीच आजू बाजू भीड़ लग जाती है उसे चुप करने के लिए, क्योंकि पुष्पा को ऐसा रोता हुआ किसी ने भी बहुत कम देखा था। बाद में पुष्पा भी ने माफ़ कर देता है और फिर अपनी पूरी फैमिली समेत वो कावेरी की शादी में पहुंचते हैं। सभी लोगों ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया था और अब आगे बढ़ चुके थे। और यहाँ मिनिस्टर के घर पर मातम छाया हुआ था क्योंकि मिनिस्टर का भाई और मिनिस्टर का भाई का बेटा जो है वो मारे गए थे। यहाँ पर एक आदमी आता है जिसके हाथ में पार्सल था। जैसे ही वो मिनिस्टर के पास उसे लेकर आता है, अचानक से उसे एक आदमी पहाड़ी पर से ब्लास्ट कर देता है और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। वो आदमी कौन था ये नहीं बताया गया, लेकिन पुष्पा थ्री का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जिसका नाम है, तो दोस्तों ये पूरी तरह से मास इंटरटेनर है। हर एक फ्रेम इंटरटेनिंग है। लॉजिक के बारे में आप सोचते नहीं, जो पुष्पा करता है उस पर यकीन हो जाता है। एक के बाद एक कमाल के एक्शन सीन आते हैं। बहुत बार सीटी ताली वाले सीन आते हैं, पुष्पा का स्वयं गजब का है। पुष्पा, सॉरी,